इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। अगला टॉपिक है स्त्री विमर्श। नारीवाद वह विचारधारा या आंदोलन है जो पुरुष व नारी के बीच मौजूद सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए नारियों को शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करता है। गौरतलब है कि प्राचीन काल से ही भारतीय व पश्चिमी सभी सभ्यताओं व सभी धर्मों में नारियां भेदभाव की शिकार रही हैं। नारी मुक्ति का विचार 18वीं शताब्दी में उभरना शुरू हुआ, जब अमेरिका व फ्रांस की क्रांतियों के दौरान उदारवादियों ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व की आवाज़ उठाई। अब इसमें ऐतिहासिक विकास में चरण दे रखे अंदर। इसमें सबसे पहले पहला चरण क्या है? नारीवाद का पहला चरण 1790 ईस्वी के आसपास शुरू होकर लगभग 1930 ईस्वी तक दिखाई पड़ता है। यह दौर पूरी तरह उदार नारीवाद का दौर रहा। लिबरल मतलब ज़्यादा कोशिश नहीं की गई। इसकी शुरुआत फ्रांस व अमेरिका से हुई थी। 1790 के दशक में फ्रांस की रिपब्लिकन क्रांति के बाद महिलाओं के कई समूह बने जिन्होंने महिलाओं को समानता व स्वतंत्रता देने की मांग की। ऐसे ही एक समूह की अध्यक्षा थी मैरी गूंज। इन्होंने महिला अधिकार घोषणा पत्र प्रकाशित किया, किंतु फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार भी नारी मुक्ति की इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकी। 1793 ईस्वी में मैरी गूंज को नारी के आदर्श गुण भूल जाने के अपराध में मृत्युदंड दिया गया। मतलब उसने आवाज़ उठाई तो उस पर यह आरोप लगा कि वो नारी के आदर्श गुण भूल चुकी है। उसके अपराध में उसे मृत्युदंड दिया गया, उसे मृत्यु की सजा दे दी गई। इसी वर्ष एक अन्य लेखिका, फिर उसके बाद एक और लेखिका आई, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। उन्होंने नारी अधिकारों का घोषणा पत्र अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन के नाम से प्रकाशित किया, जो नारीवादी चिंतन की आधारभूत पुस्तक मानी गई, क्योंकि इसमें नारियों व पुरुषों के भिन्न गुणों की व्याख्या को खारिज किया गया है। उत्तरी अमेरिका में मैरी ऑस्टेस ने भी इन मांगों को उठाया। सन 1848 में एलिजाबेथ कैडी स्टेनन, लुक्रेशिया आदि ने न्यूयॉर्क में नारी अधिकारों को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसके बाद मताधिकार के लिए संघर्ष, मतलब वोटिंग के लिए राइट्स चाहिए, उनके लिए संघर्ष, स्ट्रगल किया इन्होंने। 19वीं शताब्दी में नारीवादी आंदोलन अमेरिका में केंद्रित हो गया, मतलब उसका सेंटर पॉइंट क्या बना? अमेरिका। वह दास प्रथा विरोधी आंदोलन से जुड़ गया। किंतु 1866 में जब अमेरिका में दासों को मुक्ति मिली तो सिर्फ पुरुष दासों को मताधिकार दिया गया, स्त्रियों को नहीं। यहाँ आकर स्पष्ट हो गया कि नारी आंदोलन किसी अन्य आंदोलन से जुड़कर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में ही चल सकता है। 1860 ईस्वी के बाद इंग्लैंड में महिलाओं का एक समूह तेजी से उभरा, जिन्हें मताधिकारवादी या सफ्रेजिस्ट कहा गया। इनकी मांग थी कि पुरुषों के समान उन्हें भी मताधिकार दिया जाए, उन्हें भी राइट टू वोट दिया जाए। मोटे तौर पर 19वीं सदी में इसी मांग को उठाया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका व यूरोप में यह आंदोलन चरम स्तर पर था, मतलब टॉप पर था। सन 1918 में ब्रिटेन व 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नारी मताधिकार की शुरुआत हुई। 1910 से 1930 ईस्वी के बीच अधिकांश देशों में यह मांग मान ली गई और नारीवाद का पहला चरण यहीं समाप्त हो। भारत तथा अन्य ऐसे देशों में जहां साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष चल रहा था, इस समय तक नारीवादी आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन के एक अंग के रूप में ही चलता रहा, मतलब उसका अलग से कोई स्वरूप नहीं था। सन 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला अधिकारों से संबंधित एक आयोग गठित। ये था पहला चरण। इसके बाद है दूसरा चरण। दूसरे चरण में 1920 ईस्वी के आसपास महिलाओं को मताधिकार तो मिल गया, किंतु धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि यह तो मात्र औपचारिक समानता है, फॉर्मल है, तात्विक नहीं। यदि 4-5 वर्षों में एक बार मिलने वाले मताधिकार को छोड़ दें तो उनके वास्तविक जीवन में कोई और परिवर्तन नहीं आया, वो वैसा ही चल रहा था। सन 1960 ईस्वी के दशक में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में जब अमेरिका में अश्वेतों की मुक्ति के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई। अश्वेतों की मुक्ति के लिए मतलब काले जो लोग थे, काले लोगों की मुक्ति के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई, तो वहाँ की महिलाओं ने भी तात्विक स्वतंत्रता की मांग उठाई और यहीं से नारीवाद का दूसरा चरण आरंभ हुआ। इस चरण की खास बात यह थी कि इससे पूर्व सिमोन दी बोवार द सेकंड सेक्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिख चुकी थी। मतलब सिमोन ने एक पुस्तक लिखी थी द सेकंड सेक्स, जो स्त्री थी, जो नारी थी, जिसमें वास्तविक समानता की धारणा पर विस्तृत चिंतन किया गया था। अब है नारीवाद की शाखाएं, इसकी ब्रांचेस। नारीवाद को इंग्लिश में फेमिनिज्म कहते हैं, ब्रांचेस ऑफ फेमिनिज्म। यदि नारीवाद की विभिन्न धाराओं पर दृष्टिपात देखें तो 3 प्रमुख व कुछ गौण धाराएं देखी जा सकती हैं। 3 प्रमुख धाराएं कौन सी हैं?
उदार नारीवाद, समाजवादी नारीवाद और उग्र नारीवाद। अब इन तीनों को एक्सप्लेन किया है। उदार नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म क्या होता है, उदार नारीवाद क्या होता है? उदार नारीवाद का संबंध उदारवाद की विचारधारा से है, जो व्यक्तिवाद में विश्वास रखती है, इंडिविजुअलिज्म, मतलब एक इंडिविजुअल की अलग पहचान है। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर सके तथा अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वयं ले सके। यह विचारधारा उदारवादी इसलिए भी कहलाती है क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन के लिए वैधानिक तथा शांतिपूर्ण उपायों पर ही बल देती है। किसी हिंसक क्रांति या सामाजिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती। आमूल चूल परिवर्तन क्या होता है? पूरी तरह से चेंज कर देना, उसको बोलते हैं आमूल चूल परिवर्तन। विश्व के लगभग सभी देशों में उदार नारीवाद अपने अपने तरीके से विद्यमान है। उदार नारीवाद नारीवाद के पहले व दूसरे चरणों में दिखता है। पहले चरण में इसे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की प्रसिद्ध पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन से वैचारिक आधार मिला। इसमें उन्होंने मांग की थी कि स्त्रियों को मानव होने के नाते वे सभी अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिलते हैं। उनका दावा था कि यदि महिलाओं को उचित शिक्षा मिल जाए, वह उसे भी तार्किक प्राणी मान लिया जाए, तो लैंगिक अंतर स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, मतलब जो सेक्स डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। फिर है प्रसिद्ध उदारवादी चिंतक J.S. मिल ने 1868 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखी, जो किसी पुरुष विचारक द्वारा महिलाओं के पक्ष में लिखी गई पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है। मिल ने कहा कि समाज में किसी भी वर्ग की उपलब्धियां जन्म के संयोग से नहीं बल्कि व्यक्तिगत क्षमताओं व गुणों से तय होनी चाहिए। उसने स्त्रियों के लिए शिक्षा, रोजगार व मतदान जैसे अधिकारों की वकालत। दूसरे चरण के नारीवाद में भी कुछ उदारवादी चिंतक प्रमुख तौर पर दिखाई पड़ते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बेटी फ्रीडन, जिन्होंने 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, द फेमाइन मस्टिक और द सेकंड स्टेज। फ्रीडन के अनुसार महिलाओं की मूल समस्या स्त्रीत्व की वह धारणा है जिसके कारण यह माना जाता है कि महिलाओं को सुरक्षा व आनंद घर के भीतर ही मिलता है, जबकि सच यह है कि कोई भी स्त्री लगातार घर में बंद रहकर निराशा व कुंठा ही महसूस करती है। जिस तरह पुरुषों को व्यक्तिगत जीवन में अधिकार मिलते हैं, वैसे ही उन्हें भी मिलने चाहिए। दूसरा था इसमें समाजवादी मार्क्सवादी नारीवाद। यूं तो समाजवाद में विभिन्न प्रकार हैं, किंतु लिंग भेद की समस्या पर व्यवस्थित चिंतन मार्क्सवाद के अंतर्गत किया गया। मार्क्स के सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स ने लिंग विषमता की समस्या पर अपनी उनकी पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, उसमें विचार किया गया। इसमें की गई व्याख्याओं को नारीवाद की प्रारंभिक मार्क्सवादी व्याख्या माना जाता है। एंजल्स के अनुसार लिंग विषमता की समस्या मुख्यतः पूंजीवाद के जन्म के बाद की है। पूंजीवाद से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संपत्ति का स्थानांतरण परिवार के स्तर पर होता था, जिसमें स्त्रियों को भी पर्याप्त महत्व मिल जाता था। पूंजीवाद ने पुरुषों द्वारा निजी संपत्ति का अधिकार करने की स्थिति पैदा की, जो उसके शब्दों में दुनिया भर की महिलाओं की ऐतिहासिक पराजय। एंजल्स ने लिंग विषमता की समस्या का समाधान साम्यवाद में सर्वहारा की तानाशाही के संक्रमण काल के बाद मानवीय इतिहास की सर्वोच्च अवस्था आएगी, जिसे साम्यवाद कहते हैं। साम्यवाद में निजी संपत्ति की धारणा नहीं रहेगी, इसीलिए विवाह व परिवार जैसे उसके उपोत्पाद भी नहीं रहेंगे। फिर है घरेलू कार्यों का समाजीकरण हो जाएगा, अर्थात भोजन, निर्माण, बच्चों का पालन पोषण जैसे कार्य कम्यून के स्तर पर होंगे, ना कि परिवार के स्तर पर। इससे महिलाओं की श्रम शक्ति समाज के लिए उपयोगी हो सकेगी और वे भी अपनी सृजनात्मक क्षमताओं के अनुसार विकास कर सकेंगी। नव मार्क्सवादियों ने लिंग भेद की समस्या पर अपने तरीके से विचार करते हुए इस बात पर बल दिया कि वर्तमान पूंजीवाद नारियों की स्वतंत्रता के नाम पर किस प्रकार उनका वस्तुकरण कर रहा है, मतलब उन्हें एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। उपभोक्तावाद की व्याख्याओं में नारी के वस्तु बन जाने का तथ्य विस्तार से उठाया गया है। तीसरा था इसमें उग्र नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म। उग्र नारीवाद 1960 और 1970 के बीच शुरू हुई विचारधारा है, जिसमें नारियों के शोषण के विरुद्ध अत्यंत आक्रामक शैली में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। इस विचारधारा के बीज सिमोन द बोवार के विचारों में ही दिख जाते हैं। आगे चलकर ईवा फिगेस, जर्मेन गियर, सुलास्मिथ फायरस्टोन, कैट मिलेट और सुजान ब्राउन मिलर आदि के विचार इसमें शामिल किए गए। उग्र नारीवाद की मूल मान्यता यह है कि किसी समाज में शोषण की जितनी भी संरचनाएं होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा व्यापक और महत्वपूर्ण लैंगिक शोषण या अन्याय है।
वर्गीय भेदभाव, रंग भेद, नस्ल भेद, जाति भेद जैसी संरचनाएं लिंग भेद के सामने सेकेंडरी हैं, गौण है। इनका दावा है कि जिस प्रकार समाजवादी किसी भी विषमता मूलक समाज को पूंजीवाद कहकर उसमें निहित अन्याय का बोध कराते हैं, हमें विश्व के हर समाज को पितृसत्तात्मक कहकर उसमें निहित लैंगिक भेदभाव को रेखांकित करना चाहिए। इस पितृसत्तात्मक की व्याख्या इन विचारकों ने अपने अपने तरीके से की। उग्र नारीवाद के समर्थन में ईवा फिगेस की पुस्तक पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स, कैट मिलेट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स तथा सूला स्मिथ फायरस्टोन की पुस्तक द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स महत्वपूर्ण है। जहाँ तक भारतीय राजनीति का प्रश्न है, कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं जो नारीवाद को अपनी मूल विचारधारा घोषित करता हो। भारतीय राजनीति में महिलाओं का दखल हमेशा कम रहा है। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद से राजनीति में उनकी भूमिका थोड़ी बहुत बढ़ गई है। हाल ही में संसद द्वारा उनके आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन विधेयक या महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित किया गया। इसका उद्देश्य लोकसभा एवं राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करना है। मतलब लोकसभा या विधानसभा में जो भी सीटें हैं उसमें से 1/3 सीट महिलाओं के लिए होंगी। हालांकि भारत में परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही इसे लागू किया जा सकता है। गौरतलब है कि जो थोड़ी बहुत महिलाएं भारतीय राजनीति में सफल हुई हैं, उनमें से अधिकांश अपनी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि की बदौलत सफल हुई हैं, ना कि हमारी राजनीतिक संस्कृति के कारण। मतलब जो महिलाएं राजनीति में है भी तो उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। ऐसी कोई महिला नहीं जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल ना रहा हो। फिर है स्त्री विमर्श की साहित्यिक सैद्धांतिकी। साहित्यिक शब्द और सांसारिक यथार्थ पर परस्पर संबद्ध है। साहित्य दैनंदिन जीवन के यथार्थ का अतिक्रमण नहीं करता। वह यथार्थ का प्रतिबिंब होता है, वह यथार्थ का सृजन करता है और वह यथार्थ के विकल्प भी प्रस्तुत करता है। स्त्री विमर्श की दूसरी साहित्यिक स्थापना यह है कि कृति का पाठ, उसमें अभिव्यक्त विश्व के बीच के संबंध अनिवार्यतः राजनीति से होते हैं, क्योंकि व्यापक अर्थ में वे सत्ता शक्ति से रिलेटेड है, संबद्ध है। स्त्री विमर्शवादी अपने को स्त्री पर केंद्रित करते हैं। जातिवाचक संज्ञा के रूप में जब स्त्री शब्द प्रयुक्त किया जाता है तब उसमें बहुत सी संभावनाएं अंतर्निहित होती हैं। प्रत्येक स्त्री जीवन के विभिन्न मोड़ों पर परिस्थितियों में अलग अलग होती हैं। वे एक ही जीवन में कई स्त्री जीवन जीती हैं। स्त्री पर अपने को केंद्रित करना स्त्री विमर्शकों का मुख्य विचार है। स्त्रीवादी मानते हैं कि स्त्री आर्थिक शोषण के साथ ही अन्य कई प्रकार के शोषण का भी शिकार होती है। सामाजिक संरचनाएं उसे शिक्षा और रोजगार के उचित मौके प्रदान नहीं करती। उसका शारीरिक स्तर पर शोषण किया जाता है। सांस्कृतिक स्तर पर उसका दमन या शोषण होता है। यौन शुद्धता या सतीत्व के मूल्य स्त्री से संबद्ध हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी स्त्री का दमन किया जाता है। नारीवादियों का कहना है कि पितृसत्ता, घर, राज्य, धर्म संस्थानों, कानून, शिक्षा संस्थानों, कर्मस्थलों, अन्य सांस्कृतिक संस्थानों आदि में सर्वत्र सक्रिय है। और तो और वह स्वयं स्त्रियों को भी सक्रिय है, स्त्रियों में भी सक्रिय है। मतलब एक स्त्री भी दूसरी स्त्री का शोषण करती है। कई बार जैसे घर में सास बहू के झगड़े होते हैं तो सास भी क्या करती है, अपनी बहू का शोषण करती है। कई बार बहू अपने अधिकारों को गलत इस्तेमाल करके ससुराल वालों का शोषण करती है। स्त्रियां भी इसमें पीछे नहीं है। स्त्रियों की बुरी हालत की जिम्मेदार खुद स्त्रियां भी हैं। नारीवादियों का कहना है कि पितृसत्ता, घर, राज्य, धर्म संस्थानों, कानून, शिक्षा संस्थानों, कर्मस्थलों, अन्य सांस्कृतिक संस्थानों आदि में सर्वत्र सक्रिय है। मतलब जो स्त्री शोषण, और तो और वह स्वयं स्त्रियों में भी सक्रिय है। स्त्रियां भी खुद अपने शोषण की जिम्मेदार है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों ने भी इन मूल्यों को आत्मसात कर लिया है। मतलब वो इन रीति रिवाजों को मानने लग गई हैं कि पिता की संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने खुद भी ये स्वीकार कर लिया। तो उपयुक्त सत्ता संस्थानों के द्वारा उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। हिंदी में नारीवाद का जो आरंभ हुआ है वह निसंदेह पश्चिम से प्रभावित है। इसीलिए कई बार पश्चिमी नारीवादियों की स्थापना की अनुगूंज हमें उसमें सुनाई देती है। इस संबंध में प्रभा खेतान की पुस्तक उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामनाएं की 10 वार्ताएं महत्वपूर्ण है। पश्चिम की नारीवादी दृष्टि से अनुभव किया जाए तो किया कि साहित्यिक क्षेत्रों में लेखिकाओं और उनकी रचनाओं को महत्व नहीं दिया गया और साहित्यिक विमर्श की दृष्टि से पुरुषवादी रही है। इसके प्रतिरोध के लिए एक ओर तो उन्होंने उपेक्षित लेखिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया और दूसरी ओर नारीवादी साहित्य मूल्यों और कसौटियों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।
इसके बाद समकालीन कविता और विभिन्न विमर्श। हिंदी साहित्य में स्त्री लेखन मुख्यतः गद्य साहित्य में हुआ है। इसमें भी इनका मुख्य क्षेत्र उपन्यास और कहानी है, मतलब स्त्रियों के बारे में ज़्यादातर उपन्यास और कहानियों में बताया गया है। हालांकि पिछले कुछ एक वर्षों में इसकी आलोचना व आत्मकथा के क्षेत्र में भी तेजी से पांव पसारा है। इसके अतिरिक्त जिस रचनात्मक क्षेत्र में स्त्री लेखन का मजबूत स्वर उभरा है वह है कविता। स्फुरना देवी द्वारा लिखित पहली स्त्री आत्मकथा अबलाओं का इंसाफ 1927 में इलाहाबाद की मशहूर पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ था। समकालीन हिंदी कविता के परिदृश्य पर पुरुष कवियों के साथ साथ स्त्री कवियों की भी उपस्थिति लगातार सशक्त होती जा रही है। यदि हम समकालीन कविता में उल्लेखनीय कवित्रियों का नाम लेना चाहें तो उसमें है अनामिका, इसका पूरा नाम अनामिका अंबर है, गगन गिल, तेजी ग्रोवर, सविता सिंह, कात्यायनी, अनीता वर्मा, जया जादवानी, निर्मला गर्ग, नीलेश रघुवंशी, ये अभी लेटेस्ट कवित्रियाँ हैं, इनका नाम ले सकते हैं। इन कवित्रियों ने स्त्री कविता को नया आयाम और स्वर दिया। समकालीन स्त्री कविता बहुत सजग होकर उसे पूरे पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे की पहचान करती है, जिसने स्त्री को एक अस्मिता विहीन जैविक इकाई के रूप में सदियों में रखा है। आधुनिक स्त्री विरोधी परिस्थितियों एवं शक्तियों के बीच भी स्त्री की जीविका का बहुत ही ठोस प्रतीकात्मक रूपांकन कात्यायनी अपनी कविता 7 भाइयों के बीच चंपा में करती है। रात को बारिश हुई उमड़कर, अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर, नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच, निर्भय निशंग चंपा मुस्काती पाई गई। ये उसकी लाइनें कविता की। 7 भाइयों के बीच चंपा में अपनी इस जीविका के कारण ही अन्याय एवं उत्पीड़न के दौर में के लंबे समय से गुजरती स्त्री आज अधिक साहसी और संघर्षशील दिखाई देती है। इसमें लाइन दे रखी है, मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। ये लाइनें अनामिका की है। स्त्री कविता स्त्री अस्मिता को उपलब्ध कराने में के क्रम में मात्र मुक्ति के प्रश्न तक ही नहीं ठहरती, बल्कि वह स्त्री को शक्ति संपन्न बनाने का मुद्दा उठाती है, क्योंकि वह जानती है कि इसके बिना मुक्ति एक छलावा मात्र होकर रह जाएगी। समग्रतः समकालीन स्त्री कविता पितृसत्तात्मक समाज के दोहरे मापदंडों और वर्जनाओं को तोड़ने वाला लेखन है। यह उससे बाहर निकलने का स्वप्न लेकर उसे दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ जूझने के माध्यम से संपन्न कविता है। इस रूप में समकालीन स्त्री कविता संघर्षशील स्त्री के मुक्ति के प्रयत्नों और सशक्तिकरण के दस्तावेज के रूप में सामने आ रही है। अब है स्त्री विमर्श से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें। महत्वपूर्ण पुस्तकों में पहली है द सेकंड सेक्स, ये सिमोन दी बोववार की है, 1949 में आई थी। थिंकिंग अबाउट वुमेन, ये मैरी एल्मन की है, जो 1968 में आई थी। अ रूम ऑफ वंस ऑन, ये 1929 में आई थी, ये है वर्जीनिया वुल्फ की। सिमोन की लंबी कहानियों का अनुवाद ललित कार्तिकेय ने एक गुमशुदा औरत की डायरी नाम से किया। द सेकंड सेक्स का अनुवाद प्रभा खेतान ने स्त्री उपेक्षिता नाम से किया। अब है स्त्री विमर्श के रचनाकार और उनकी रचनाएं। सबसे पहले है प्रभा खेतान। इनकी रचनाएं हैं उपनिवेश में स्त्री, मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं, फिर बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, दूसरी हैं विभा देव सरे, इनकी रचना है स्वागत है बेटी। फिर आती है उषा महाजन, इनकी रचना है बाधाओं के बावजूद नई औरत, 2001 में आई थी ये। आशा रानी वोहरा, इनकी रचना है स्त्री सरोकार, 2002 में। औरत कल आज और कल, 2011 में। और विश्व की प्रसिद्ध महिलाएं। फिर है राधा कुमार, इनकी रचना है स्त्री संघर्ष का इतिहास, 1800 से 1990 इनका समय दिया गया है इसमें। डॉक्टर KM मालती, इनकी रचना है स्त्री विमर्श, भारतीय परिप्रेक्ष्य। फिर किरण बेदी, इनकी रचना है यह संभव है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल का अनुवाद किया है। मम्मतनाथ गुप्त, इनकी रचना है स्त्री पुरुष संबंधों का रोमांचकारी इतिहास। फिर जाहिदा हिना, इनकी रचना है पाकिस्तानी स्त्री, यातना और संघर्ष। फिर सुधीर चंद्र, इनकी रचना है रखमाबाई, स्त्री अधिकार और कानून, 2012 में आई थी। फिर कुमुद शर्मा, इनकी रचना आदि दुनिया का सच और स्त्री घोष। फिर है प्रियदर्शनी विजयश्री, इनकी रचना है देवदासी या धार्मिक वैश्य, एक पुनर्विचार। फिर है भवदेव पांडे, इनकी रचना है बंग महिला, नारी मुक्ति का संघर्ष। फिर बलदेव वंशी, इनकी रचना भारतीय नारी संत परंपरा। फिर है विश्वामित्र शर्मा, इनकी रचना है औरतें, पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान। फिर है अनामिका, इनकी रचना है स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, 2012।
मौसम बदलने की आहट 2012, स्त्री विमर्श की उत्तर गाथा 2012, मन मांझने की जरूरत 2008, त्रिया चरित्र, उत्तरकांड, पानी जो पत्थर पीता है। ये रचनाएं अनामिका की हैं। फिर है डॉक्टर शरद सिंह, इनकी रचना है आधी दुनिया पूरी धूप, 2006 में आई थी। पत्रों में कैद औरतें, 2010, औरत 3 तस्वीरें, 2013, और डॉक्टर अंबेडकर का स्त्री विमर्श। फिर है निर्मला बुराड़िया, इनकी रचना है गुलाम मंडी और ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। फिर है सुरेंद्र सागर और रजनी गुप्त, इनकी रचना है आज़ाद औरत, कितनी आज़ाद, 2013। फिर मुस्कुराती औरतें, 2008। उसके बाद है जयंती रंगनाथन, इनकी रचना है खाना बदोश ख्वाहिशें और एक लड़की 10 मुखौटे। फिर है रंजना जायसवाल, इनकी रचना है स्त्री और सेंसेक्स और मेघ बरसते रहे। फिर है अंजू दुआ जैमिनी, इनकी रचना है हक गढ़ती औरत और मोर्चे पर स्त्री। उसके बाद कमला सिंधवी, इनकी रचना है आधुनिक परिवार में स्त्री और स्त्री का आकाश। फिर है बृंदा करात, इनकी रचना है जीना है तो लड़ना होगा। फिर मनीषा, इनकी रचना हम सभ्य औरतें, 2008 में आई थी। उसके बाद सुधा अरोड़ा, इनकी रचना है आम औरत जिंदा सवाल, 2009, एक औरत की नोटबुक, 2015। फिर मृदुला सिन्हा, इनकी रचना है मात्र देह नहीं औरत, 2009। फिर बिटिया है विशेष। इसके बाद है विभा रानी, इनकी रचना है छम्मक चल्लो कहीस, 2013 में आई थी। लता शर्मा, औरत अपने लिए। संजय गर्ग, स्त्री विमर्श का कालजयी इतिहास, 2012 में। सीमा दीक्षित, इनकी रचना है स्त्री अस्मिता, सैया से सर्वोच्च अदालत तक। कुसुम त्रिपाठी, इनकी रचना है औरत इतिहास रचा है तुमने, 2012। सुनीता ठाकुर, इनकी रचना है नारीवादी काउंसलिंग, सिद्धांत और व्यवहार। विष्णु प्रभाकर, इनकी रचना है मैं नारी हूँ 1, मैं नारी हूँ 2, 2 पार्ट में लिखी है इन्होंने। फिर है सुभाष सेतिया, इनकी रचना है स्त्री अस्मिता के प्रश्न। फिर नासिरा शर्मा, औरत के लिए औरत, 2007। गीता श्री, इनकी रचना है स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, 2011, औरत की बोली, 2012, सपनों की मंडी। फिर है रमणिका गुप्ता, स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। फिर चित्रा मृदगल, इनकी रचना है तय खानों में बंद अक्ष। फिर स्वाति तिवारी, इनकी रचना है सवाल आज भी जिंदा है। उसके बाद रचना श्रीवास्तव, इनकी रचना है फैसले अब हमारे हैं। उसके बाद है नीरजा माधव, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, 1857 से 1947। फिर है मृणाल पांडे, इनकी रचना है स्त्री लंबा सफर, परिधि पर स्त्री, देश की राजधानी से देह की राजधानी तक, ओ उबीरी, भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन, और फिर जहां औरतें गढ़ी जाती हैं। उसके बाद बंद गलियों के विरुद्ध, फिर ध्वनियों के आलोक में स्त्री। इसके बाद है सरला महेश्वरी, इनकी रचना है नारी प्रश्न। फिर ममता मेहरोत्रा, इनकी रचना महिलाधिकार। चारू गुप्ता, इनकी रचना है स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक, 2012। दुष्यंत कुमार, इनकी रचना है स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक, 2012। देवेंद्र इस्सर, इनकी रचना है स्त्री मुक्ति के प्रश्न, 2009। सुभाष शर्मा, इनकी रचना भारतीय महिलाओं की दशा। फिर राकेश कुमार, इनकी रचना है नारीवादी विमर्श। उसके बाद है राजेंद्र यादव, आदमी की निगाह में औरत, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, और औरत उत्तर कथा। उसके बाद तापी धर्माराव, इसकी रचना है प्रजनन तंत्र और दैवी भावना। ऋचा नागर और ऋचा सिंह भी बोल सकते हैं इनको, इनकी रचना है एक और नीम सार, संगठित आत्म मंथन और आंदोलन, 2012 में आई थी। उसके बाद जय श्री गोस्वामी महंत, इनकी रचना है नारी तुम अनन्या हो। फिर वर्जीनिया वुल्फ, इनकी रचना है अपना एक कमरा। के वंजा, इनकी रचना इको फेमिनिज्म। फिर डॉक्टर सुधा बालकृष्णन, इनकी रचना है नारी अस्तित्व की पहचान, 2013। मैत्रेयी पुष्पा, इनकी रचना खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो, चर्चा हमारा, 2011 की है, आवाज़, 2012, और तब्दील निगाहें। उसके बाद विजय शर्मा, अफ्रो अमेरिकन साहित्य, स्त्री स्वर, 2014।
रोहिणी अग्रवाल स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प 2011, साहित्य की ज़मीन और स्त्री मन के उच्छ्वास 2014। फिर है मंजू रुस्तगी, इनकी रचना है अनामिका का काव्य 2015।